बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बजट जो मुमकिन तौर पर 11 जून को पेश किया जाएगा, अपोजिशन ये दावे कर रही है, खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम जो है बजट मंजूर नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है वो कहते हैं कि चाहे हमारे इख्तलाफ ही क्यों ना हो, पीडीएम के हवाले से अभी हम एक पेज पे नहीं हैं, उसका इजलास होना है 29 तारीख को, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इकट्ठी होंगी, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़। उसकी कोशिश भी की शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता दिनों, जो एक इशाइया दिया था जिससे बाद में कहा गया कि उसका पीडीएम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो क्या बजट की मंजूरी एक ऐसे मौके पर, जब अपोजिशन ये दावे तो कर रही है कि वो इकट्ठे होंगी और साथ साथ ख़ुद जो इंटरनल रिफ्ट है पीटीआई के अंदर, वो कितना एक मुश्किल अमल होगा। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो रिपोर्ट अली ज़फ़र साहब तैयार कर रहे थे, गो के राजा रियाज साहब ने कहा कि जी वो हमारी फेवर में है, बाद में अली ज़फ़र साहब के जो सोर्सेज हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ें सामने आई हैं कि जो अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट है उससे इत्तेफाक नहीं किया अटॉर्नी जनरल साहब ने, वो शहजाद अकबर के मौक़िफ़ के हामी हैं। तो अगर इस रिपोर्ट की रोशनी में या जो पूरा एक्सरसाइज होती है उससे जहांगीर तरीन साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलता है या उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती है, तो फिर उनके जो हम ख्याल लोग हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, और क्या ये रिएक्शन जो है वो बजट से पहले होगा या हुकूमत डिले करेगी कि कम अज़ कम ये बजट की मंजूरी तक इस मामले को प्रोलॉन्ग किया जाए। साथ साथ विफाक के साथ साथ पंजाब के अंदर भी जो बजट का मामला भी, और दूसरा मुस्लिम लीग नून के जो बाज़ रहनुमा हैं, जिस तरह मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब थे, उन्होंने कहा था कि जी 3 जून को हम तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। तो क्या कोई ऐसी मूव होने जा रही है? इस बात के इम्कानात हैं कि अपोजिशन भी इकट्ठी हो और उन्हें हिमायत भी हो जो हुकूमती बेंचों के लोग हैं और वो कोई तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ। साथ साथ पीडीएम की जो सूरत हाल है, ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2 वर्जन पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम के अंदर शामिल हो, लेकिन बाज़ रहनुमाओं का बड़ा ही सख्त किस्म का स्टांस है, जैसे शायद खाकान अबाई साहब ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी आए तो फिर पीडीएम जो है वो नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। इन मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या पीडीएम के जो इजलास है उसके बाद कोई मफाहमत का दरवाज़ा खुलेगा या नहीं खुलेगा। फिर जस्टिस फाइज़ ईसा केस है, उस पर कल हुकूमत की तरफ से दरख्वास्तें दायर की गई प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की जी उसको नज़र षानी की जाए। गो के वो एतराज़ लग कर वापस हो गया, मगर आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जो दीगर तंजीमें हैं, उन्होंने सख्त रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये देखें हुकूमत की नीयत क्या है, और वो इस मामले के ऊपर पता चल रहा है कि वो किस हद तक जो है वो पर्सनलाइज हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुझे ज्वाइन किया है मारूफ साफ़ी मोहतरम जनाब अवैस तौहीद साहब ने, और मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब शहजाद चौधरी साहब। मज़हर अब्बास साहब, ये अब बजट है, वैसे तो हर बार शोर मचता है कि जी बजट मुश्किल होगा, ये होगा, फिर हुकूमत जैसे तैसे करके मना के, चाहे इत्तेहादियों को चाहे अपने लोगों को, वो बजट मंजूर करा लेती है। इस बार क्या कुछ सिचुएशन डिफरेंट है? क्योंकि जो इंटरनल ग्रुप है वो ज़रा वाज़े तौर पर है, बड़ा खुल के इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। पंजाब में भी एक जहांगीर तरीन ग्रुप बना, फिर 10-15 लोग और इकट्ठे हो गए। ये प्रेशराइज कर रहे हैं सिर्फ कि इस बजट के अंदर अपनी ही हुकूमत से कुछ चीज़ें ले लें, या ये इस हद तक सीरियस हो सकता है कि बजट के मौके पर वोट तो अगेंस्ट नहीं देंगे लेकिन वो उस इजलास में शरीक ना हो और हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़े, या ये एक सियासी शोर शराबा गुजर जाएगा, बजट भी मंजूर हो जाएगा? शुक्रिया तारिक। मुझे लग नहीं रहा कि बजट पास नहीं होगा। होगा, शोर शराबा तो होता ही है, बजट के दौरान तकारीर भी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाए कि बजट पास ना हो सके, या ये कि मनी बिल के मौके पे जो है हुकूमत के इत्तेहादी या हुकूमत के अपने लोग जो है वो बजट इजलास में ना आए वोटिंग के वक्त, क्योंकि अगर वोटिंग के वक्त नहीं आएंगे तो वो डिसीट हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा, मेरा ख्याल है। और फिर अपोजिशन के अंदर इतना ज़्यादा जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जो बातें शाहिद खाकान कर रहे हैं, जो बातें मरियम नवाज़ कर रही हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बड़ी वाज़ेह लकीर खिंचती जा रही है। वो अलग बात है कि शहबाज शरीफ उस लकीर को, उस फासलों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी जब इजलास शुरू होगा, इजलास के दौरान जब ये सब मौजूद होंगे, उस वक्त हम देखेंगे कि पीडीएम क्या लाइन अडॉप्ट करती है और शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के अंदर क्या लाइन अडॉप्ट करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। आज राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी बहुत सख्त मौक़िफ़
इख्तियार किया कि हमने तो पीडीएम में जाने की दरख्वास्त ही नहीं दी, तो क्यों इतना शोर शराबा किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल ये बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं और ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब की इसमें आशीर्वाद होगी, लेकिन इसका नुकसान 100% अपोजिशन को होगा। इसका किसी तौर पे भी नुकसान फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग, हाँ इसका मुस्लिम लीग नून के अंदर नुकसान शहबाज शरीफ को हो सकता है, क्योंकि एक बहुत वादे लकीर विदिन मुस्लिम लीग अब खिंचती जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग एक लाइन लेगी और पार्लियामेंट के बाहर मुस्लिम लीग दूसरी लाइन लेगी, और जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर लाइन होगी उसको लीड करेंगे शहबाज शरीफ और बाहर जो होगी वो मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान। अब इंटरेस्टिंग होगा जब 29 तारीख को पीडीएम का इजलास होगा तो उसमें शहबाज शरीफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ख़ासतौर पर शाहिद खाकान अब्बासी के जी मैं समझ ले कि फिर इस तरह की लाइन अडॉप्ट करेंगे अगर पीपल्स पार्टी को लिया गया। मेरा ख्याल है ये वेरी अनलाइक ऑफ अपोजिशन अलायंसेस जितने भी बने हैं उनमें कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी गई। तो इसको अगर सामने रखें तो मुझे नहीं लगता कि बजट के मौके पे ऐसी सिचुएशन आएगी कि बजट पास ना हो सके। अब सब ये जिस तरह एक सेनेट में मामला हुआ था जिसमें चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की लीडरशिप में जो लोग हैं या आज़म नज़ीम तारड़ साहब की सब इकट्ठे हो गए और हुकूमत की वो जो रेजोल्यूशन थी मुस्तरद हो गई, तो ये बजट का कोई एक नुकाती एजेंडे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब एफर्ट करके लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं और क्या उसमें वो कामयाबी हो सकती है उन्हें? मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो बज़ाहिर जो मुझे लग रहा है इस वक्त उनका जो एम लग रहा है वो ये कि पीएमएलएन के अंदर जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था उसको नॉर्मलाइज किया जाए, और जो दो बयानिए चल रहे थे पीएमएलएन के अंदर इस मामले पर उसको इस तरीके से कूल डाउन किया जाए कि मुस्तकबिल के अंदर 2023 के इंतखाबात तक एक ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो और मजीद डैमेज ना हो सके पीएमएलएन के रैंक एंड फाइल के अंदर इस मौजू पे। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब कोई बागडोर संभाल नहीं सकते पीएमएलएन की। मरीम नवाज साहिबा के साथ वोट बैंक है या फिर नवाज शरीफ साहब के पास है। नवाज शरीफ साहब की खामोशी को मद्देनजर रखते हुए मैं और आप ये जरूर बैनुसतूर ये पढ़ सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कुछ वेटेज दिया हुआ है, लेकिन इख्तलाफ इस हद तक है कि मरियम साहिबा जो हैं वो खुल्लम खुल्ला अपने चचा शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी को जो है वो क्रिटिसाइज कर रही हैं। तो इसका मतलब है तकसीम जिसकी हम और आप जिसका चर्चा कर रहे थे वो तो अब सामने नजर आ रही है कि मरियम साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नामंजूर है हमें, और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। तो मुझसे और आपसे तो इख्तलाफ नहीं कर रहे, वो तो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पर सवाल उठा रहे हैं अगर हम उसको दूसरे जाविये से देखें। एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो अख्तर मेंगल साहब की बीएनपी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, अब जो नई सरबंदियां हो रही हैं वो हो रही हैं 2023 के इंतखाबात के लिए, और इसमें मैं नहीं देख रहा कि पीडीएम इतना मजबूत कोई इत्तेहाद बन सकेगा। जरदारी साहब अपना जो है वो मामला सीधा करने के लिए आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, और लेकिन ये नहीं हो सकता कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शीरो शक्कर हो जाएं, मरियम और बिलावल भुट्टो साहब के चर्चे फिर दोबारा हो जाएं। हाँ, ये जरूर है कि बजट के अंदर अगर आपस के समझौते और मजबूरियों के तहत अगर वो ये एक व्यू ले लें कि हम बजट को पास नहीं होने देंगे, तो वो एक पॉइंट पर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बजट के मौजू पे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब की हुकूमत को है बजट को मंजूर कराना। जहांगीर तरीन साहब गोया इस वक्त ये कह रहे हैं कि मामला हल हो गया, मामला हल हो गया। हम और आप तो ये देखेंगे कि बजट जब मंजूर आसानी से हो जाता है उस वक्त ये मामला हल होता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि
जहांगीर तरीन साहब को पता है और उनके ग्रुप को पता है कि अगर उनकी क्लियरेंस नहीं होती, उनको क्लियर नहीं किया जाता हर क्वार्टर से, यानी कि FIA से, नैब से, हुकूमत के क्वार्टर से, तो फिर वो उनकी बार्गेन जो है वो पोजीशन वो बजट के बाद इतनी नहीं रहेगी और इमरान खान साहब जो है वो ज्यादा मजबूत होंगे बजट मंजूर कराने के बाद। लेकिन मुश्किलात ना हुकूमत की कम होती नजर आ रही है और ना अपोजिशन की कर रही है। अपोजिशन की कोशिश ये है कि वो मुस्तकबिल की सियासत के लिए मामलात को बेहतर या अपने तौर पर बेहतर तरीके से राहें हमवार कर सकें एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ठीक। मज़हर साहब, ये जो डिवीज़न की बात आपने भी की, अब अवैस साहब भी कर रहे हैं, ये डिवीज़न तो बहुत अरसे से सुनते रहे हैं। हमेशा शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ जो है वो ज़रा मफाहिमत पर मबनी होता था, मगर एंड रिज़ल्ट हमेशा ये निकला है कि जो सोच है या अथॉरिटी है वो प्रिवेल की है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की। इस बार भी ऐसा ही होगा, चाहे जितनी बातें हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि है कि जो मर्ज़ी हो, शहबाज शरीफ ने साथ नहीं छोड़ना मियाँ नवाज शरीफ साहब का और उनकी हर बात के ऊपर फिर उन्होंने गर्दन भी झुकानी है। देखिए, अब इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मरियम नवाज साहिबा और शायद नवाज शरीफ भी किसी हद तक ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। उनको इस चीज़ का इंदिया मिल रहा है या इम्कान नज़र आ रहा है कि उनकी अपीलें शायद मुस्तरद हो जाएं। ठीक। और अगर अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं तो वो पॉलिटिक्स से प्रैक्टिकली आउट हो जाएंगे। अब वो बहुत बयान देते रहें, वो करते रहें, अब उसके बाद मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्लिम लीग को अगर मरियम नवाज साहिबा भी आउट हो जाती हैं तो मुस्लिम लीग को फिर कौन लीड करेगा? ये बड़ा सिग्निफिकेंट मूवमेंट होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। इसलिए नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम कोई इस वक्त जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या पंजाब में तब्दीली ना लेकर आएँ। मुझे लग रहा है कि ये वो एक टर्निंग पॉइंट होगा कि लीडरशिप शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज इनके हाथ में होगी, या अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा आउट हो जाती हैं तो फिर शाहिद खाकान या इनके हवाले कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा ख्याल है बहुत वाज़ेह लकीर खिंच जाएगी। और मेरा ख्याल है मियाँ साहब भी उस स्टेज पर नहीं जाना चाह रहे और शायद सिचुएशन शहबाज शरीफ भी उस स्टेज। शहबाज शरीफ के पास देखें, शहबाज शरीफ के पास वोट नहीं है, शहबाज शरीफ के पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। वो पॉपुलर वोट जो है वो नवाज शरीफ के साथ ही है। तो अगर शहबाज शरीफ कोई भी आप देखें कि उनके बयान में ज़रा सा भी जो है वो कमज़ोरी इस लिहाज से नहीं आती कि वो इनडायरेक्टली कोई क्रिटिसाइज़ करें अपनी पार्टी पॉलिसी को या नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को, वो कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। मरियम नवाज के बयान में आपको फिर वो नज़र आ जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ, लेकिन अगर ये लकीर खिंच जाती है, अगर वो आउट ही हो जाते हैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से, तो फिर क्या होगा? लीडरशिप किसके हाथ में होगी? वो मुस्लिम लीग का जो फ्यूचर है वो डिटरमिन करेगा। फिर किस तरह सियासत क्या डायरेक्शन लेगी और उस डायरेक्शन पे कौन चलेगा। तो ये जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेज है। उस वक्त तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास या मरियम साहिबा के पास ऑप्शन ही कोई नहीं होगा शहबाज साहब के अलावा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो क्या वो ऑप्शन वो शहबाज शरीफ को देंगे? और शहबाज शरीफ जाहिर है वो लाइन नहीं टो करेंगे जो नवाज शरीफ इतनी एक्सट्रीम लाइन टो कर रहे हैं। उनका अंदाज़े सियासत हमेशा से बहुत मुख्तलिफ रहा है। उन्होंने कोई भी यानी विद इन द पार्टी कभी उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन नहीं ली, कोई पोजीशन नहीं ली, कोई स्टैंड नहीं लिया। इस हवाले से उनका बिल्कुल एक अंदाज मुख्तलिफ है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है ये शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था जो उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। ठीक। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट के बावजूद, बैकअप के बावजूद शहबाज शरीफ को रोक देना, ये बुनियादी इशू इसने रेस किया कि इमरान खान ने वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया कि नथिंग डूइंग, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बाहर नहीं जा सकते। जबकि उस दिन जिस तरीके से सारा प्रोसेस हुआ था उसमें शहबाज शरीफ को रोकना बहुत मुश्किल था, लेकिन रोक दिया गया और अब मुझे उनके जाने का इम्कान बहुत कम लग रहा है। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, ये हम बात कर रहे थे एक तो बजट के हवाले से कि बजट में हुकूमत को मुश्किल पेश आ सकती है
अपोजिशन का इकट्ठा होना और फिर जो विद इन पार्टी जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो इस पे राय दे दे तो फिर जो अगली जो बात है हम उसके ऊपर भी फिर बात करते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के रोके जाने के ऊपर मजहर साहब बात कर रहे थे। देखिए, बारहा जो शायद खाकान साहब जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में और हमारी पार्लिमानी तारीख में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कहीं से कोई इशारा ना हो, या कहना ये चाहिए कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का नॉड ना हो, विंक ना हो कि हाँ इस वक्त हो सकती है। ये अफसोस का मकाम है अगर इस तरह की सियासत है, और सियासत ऐसी ही है अगर, तो फिर तो अफसोस की बात है। और शायद खाकान अब्बासी साहब को ये नहीं कहना चाहिए, वो एक ऑपोजिशन लीडर हैं और एक मेन स्ट्रीम जमात के ऑपोजिशन लीडर हैं। वो अपनी कोशिश करें, बहुत सारी चीज़ें अवामिल बीच में प्ले करते हैं, लेकिन खुलेआम आके ये कहना कि जब तक हमें विंक नहीं मिलेगा, और फिर ये भी कहना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सियासत करनी है, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि आइन के खिलाफ होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात कह देना कि हमें दम नहीं है कि हम किसी किस्म की कोई एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये बजट पास करना जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस ही तकरीबन समझा जाता है। तो इस लिहाज से जहाँ पे कि जिन्होंने कुछ करना है वही तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि एकदम से ऐसा खतरा कोई मौजूद नहीं है कि उनकी बजट के अंदर किसी किस्म का इस हुकूमत को। दूसरा, मेरा ख्याल है कि शौकत तारीन साहब के आने के बाद मेरी नज़र में एक ये आखिरी मौका है इस हुकूमत के लिए भी, इमरान खान के लिए भी। इमरान खान की अपनी हद तक भी ये एक आखिरी एक और अटेम्प्ट है कि इस दफ़ा ये करके देखते हैं क्या अगर मईशत किसी तरीके से दुरुस्त से चलती है, मामलात लगते हैं कि जैसे कि अब ये पीटीआई की हुकूमत को डिलीवर करना शुरू हो गई है, तो शायद कॉन्फिडेंस जो तमाम लोगों का भी, फिर सियासी हमारे निज़ाम का भी, और फिर साथ ही साथ उन इदारों का जिनके ऊपर हमेशा हमने एक नज़र रखी होती है कि उनको हमारा काम पसंद है, कबूल है या नहीं, तो उसका भी शायद एक ऐसा इशारा मिल जाए कि नहीं, मैं हमारा काम ठीक हो रहा है और हुकूमत भी चलती नज़र आ जाए। तो शौकत तारीन साहब का जो टेन्योर है ये बहुत क्रूशल और क्रिटिकल होगा इसके लिए। तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी बगैर उनको लाए हुए फौरन ही किसी किस्म के इस तरह के खतरे की कोई मौजूदगी नहीं लगती। इनको मौका दिया जाएगा, शायद साल, 1.5 साल, 1.25 साल, लेट्स सी। नेक्स्ट ईयर 20 मेरी नज़र में 22 के समर तक बहुत क्लियर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि इमीडिएट इलेक्शंस होते हैं या 23 में जाके होंगे। अच्छा, अवैस साहब, जो मजहर साहब अब बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा उसके ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब को अगर कुछ फोर्सेस मफाहमत की सियासत को या मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को माइनस करना चाहती हैं तो उन्हें शहबाज शरीफ को कोई ब्रीथिंग स्पेस तो देना पड़ेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर अपना मसला हल नहीं कर सकेंगे तो मुस्लिम लीग नून का मसला और बाकी सियासत के मसले कैसे हल करेंगे? नहीं, शहबाज शरीफ साहब तो ये एक मरतबा नहीं, कोई 10 मरतबा ये बात साबित कर चुके हैं कि ना वो बड़े भाई को ना कर सकते हैं, ना वो मरियम साहिबा के गैर एलानिया तौर पे सियासी जाननशीनी के ऐलान को का इनहराफ कर सकते हैं, और ना वो खुद पार्टी जो है वो आज़ादाना तौर पर उसकी क़यादत संभाल सकते हैं। आदमी होता है कि बॉर्न एक लीडर होता है, कोई होता है कि जी आप डेप्टी के लिए हों, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने शायद अपनी सारी जो सलाहियतें हैं इख्तलाफ राय रखने के बावजूद बड़े भाई के साथ वो पंजाब पे रखी हैं, और उनके जो साहबजादे हैं हमजा, उनकी भी ग्रूमिंग कोई नेशनल लीडर के तौर पे नहीं हुई। उनकी भी जो ज़्यादातर तमन्नाइयाँ हैं या जो उनकी नेटवर्किंग है वो, अब मैं उसके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि किस तरह की नेटवर्किंग है उनकी, लेकिन वो जो है वो भी पंजाब ही सेंट्रिक है। ठीक। तो नून लीग का जब सारा एक पूरा मिजाज पंजाब सेंट्रिक है पॉलिटिक्स का, और पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर जब नून लीग की पॉलिटिक्स में मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट है, तो ये तो हमें और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का करियर इज ओवर। दूसरा, उनको जो बात लगी हुई थी और उनको गम लगा हुआ था वो था मरियम साहिबा के मुस्तकबिल का। मरियम साहिबा ने कहीं ना कहीं एतराज हो, किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को कहीं ना कहीं प्रूव किया, और पीएमएलएन ने माजी के बिरखिलाफ ये बात साबित की कि उनका वोट बैंक बावजूद इसके कि वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी को लेके आगे नहीं चल सकते, सारे रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर उनके वोटर्स उनको फॉलो नहीं कर सकते उस बयानिए पर, उसके बावजूद उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पीएमएलएन का वोट बैंक इंटैक्ट है, शहबाज शरीफ साहब क्या फिर कर सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब यही कर सकते हैं
कि अपनी पार्टी के लिए एक डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं और 2023 के इंतखाबात के लिए राहें हमवार कर सकते हैं, और वही जरदारी साहब कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब, वो ये नहीं चाह रहे कि इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए। वो सिर्फ मौलाना साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है, क्योंकि हाफिज तारिक साहब वो ये समझ रहे हैं कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर चांसेस बहुत ही ब्लीक हैं उनके बकौल इमरान खान साहब के 2023 इंतखाबात में दोबारा इलेक्ट होने के। तो इसकी बुनियाद पर वो खेल रहे हैं, और इसी की बुनियाद पर वो एस्टैब्लिशमेंट से सही गलत ख्वाहिश रखते हैं कि वो आगे चल के बकौल उनके एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है और कोई बेनिफिट ले सके। तो मैंने ब्रेक लेनी है वैसे, लेकिन एक लाइन में अगर कहें तो कंपैरेटिवली जरदारी साहब सक्सेसफुल हैं बनिस्बत शहबाज शरीफ साहब के। हाँ, बैकडोर पॉलिटिक्स में तो हैं, लेकिन सत्यानाश जो उन्होंने लगाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियात और वोट बैंक का, वो उस पर बहुत ज्यादा बात हो सकती है। अच्छा, ठीक है, मैं एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब, अवैस तौहीद साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे मेहमान हैं। मज़हर साहब, अब ये जो जहांगीर तरीन फैक्टर है, ये जो एक रिफ्ट पैदा हो गई है, ये कंटिन्यू रहेगी, इसी तरीके से प्रेशर आता रहेगा गवर्नमेंट पे, और इन्हीं में से फिर बाज़ लोग अगले इलेक्शन के करीब जो है वो मौसमी परिंदों की तरह उड़ जाएंगे? जी, मेरा ख्याल है इख्तलाफ तो रहेंगे, इख्तलाफात तो रहेंगे, और इमरान खान भी इस पूरे प्रोसेस को इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे, और बड़ा मुश्किल होगा जहांगीर तरीन साहब के लिए उन लोगों को वापस पीटीआई का टिकट दिलवाना, अगर उनके मामला ठीक होते हैं, कि जो उनके ग्रुप का हिस्सा हैं। ये वही लोग थे जो 2013 के बाद जब इमरान खान को हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला, तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने उनको बताया था कि जी अगर आप इलेक्टेबल्स को लेंगे तो आपको ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है, हुकूमत बनाने में मदद मिल सकती है। और ये वो सारे लोग जो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, इनमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो उसके बाद पीटीआई में आए, और वो भी साहब शामिल हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को हराया था। तो इसके अभी जो भी सिचुएशन डेवलप होती है, अगर ये मामला डिफ्यूज़ हो जाता है, जो कि बज़ाहिर लगता है कि डिफ्यूज़ हो जाएगा, उसके बाद भी मेरा ख्याल है इन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा जहांगीर तरीन ग्रुप में बहुत ज़्यादा सरकर्दा हैं, उनके लिए दोबारा पीटीआई का टिकट हासिल करना खासा मुश्किल होगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी उनके हवाले से खासी रेजिस्टेंस पाई जाती है, अभी भी पाई जाती है। और शाह महमूद साहब कहते हैं तीतर बटेर नहीं चलेगा, जिसने जाना है जाए, भले हम अपोजिशन में चले जाएं। तो इमरान खान को पक्का कर रहे हैं। वो भी है जी, वो भी है, जैसे एजाज चौधरी वगैरह हैं, ये लोग बहुत इस वक्त नाखुश हैं कि इन लोगों से बातचीत क्यों की जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान को पता है कि अगर इस तरह एक्सट्रीम एक्शन लिए तो उससे उनकी गवर्नमेंट जा सकती है, लेकिन वो भूलेंगे नहीं इस बात को। दिल से नहीं। मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला, ये टेंशन चलती रहेगी, कभी थोड़ा सा नर्म हो जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा मामला। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, अफोर्डेबल नहीं है इमरान खान के लिए, और वो वैसे पोर्ट्रे करते हैं कि जनाब मैं तो चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, इत्तेहादियों से करें, विद इन पार्टी करें, और अब ये जहांगीर तरीन ग्रुप वाला, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन में नहीं है, कुछ करते हैं तो मुसीबत है, कुछ नहीं करते हैं तो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्टर्ब होती है उनकी। तारिक भाई, मुझे लगता है सभी फंसे हुए हैं अपने अपने रेट्रिक के अंदर, सभी अपने रेट्रिक के कैदी हैं। देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने जो कुछ भी बलंग बांग सपोर्ट के दावे किए, ये जितने भी लोग थे जब उनके साथ आए, राजा रियाज वगैरह, ये सब के सब लोग आए, तो इन्होंने किस तरीके से तम तराक के साथ आके पीटीआई को ज्वाइन किया और कहा कि जी बस अब हमारा जीना मरना यहीं पे है और उड़ना बचोना यही है। लेकिन अब जो ही उन्होंने ये रियलाइज किया कि इस तरीके से पहले बात हो रही थी, बल्कि आप भी का सवाल था कि ये जब देखा कि शायद ये पीटीआई की गवर्नमेंट अब दोबारा ना बन पाए, तो दो तरह से उन्होंने ये चाल चली। एक तो ये अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर ली कि जब इलेक्शंस आएंगे तो हम देखेंगे कि किस करवट बैठ रहा है ऊंट,
इलेक्शन काउंट किस करवट बैठता है, तो वहां पे अपने लिए स्पेस होगी। और फिर जो आज़ाद हैं और जो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, आज़ाद और आज़ाद हो जाएंगे, तो वो फिर उड़ के उस डार पे जा बैठेंगे जहां पर के उनको लगेगा कि यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिल रहा है। तो ये तो एक आज़ाद मेंबरान का जो कि मेजॉरिटी है उसका माहौल। जहांगीर तरीन साहब के लिए ज़ाती तौर पर अपने आप को इतने बड़े एक कमिटमेंट के बाद ब्रेक कर लेना और एक अपने पार्टी को चेंज कर लेना या किसी के साथ जाके मिलना, पहली बात है कोई मिलाएगा नहीं, और अगर जाके मिलेंगे भी तो अपनी क्रेडिबिलिटी भी हर्ट होती है। तीसरा, इमरान खान के लिए भी मजबूरी है, आपने कहा, बड़ा अच्छा जिक्र किया। वही वजह ये है कि उनको भी पता है कि ये रहेंगे साथ जैसा तैसा करके तो हम 5 साल पूरे कर लेंगे, शायद अगले 2-2.5 साल में कुछ इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट कुछ कर पाए, तो शायद एक इस किस्म का वन टर्म वंडर ना हो, बल्कि हो सकता है कि दोबारा कुछ मौका बन जाए। तो सभी अपने अपने रेट्रिक के कैदी हैं और सब अपने रेट्रिक में फंसे हुए हैं, और सबका इसी में ही है कि चुप करके काम चलाते रहो, आगे साल 1.5 साल में देखते हैं कि मामलात कैसे बनते हैं। अब सब ये बदर साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब नहीं भूलेंगे, तो जहांगीर तरीन साहब भी नहीं भूलेंगे, वो भी तो होगा कि वो लगे रहेंगे, वो कोई ग्रुप फॉर्म करें, वो अब उनका दिल इतना खराब हो चुका है कि वो पीटीआई को डैमेज करने से चूकेंगे नहीं जहां उनको मौका मिलेगा। इमरान खान साहब जब कप्तान थे, कभी आपने देखा कि कासिम उमर दोबारा खेले हों? और वो यूनुस अहमद जिन्होंने इंडिया के अंदर टेस्ट जीतने पे इनके पीछे फ्रैंक थे, वो उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने इनकी टांग पे टांग मार दी थी। उसके बाद कभी देखा आपने उनको खेलते हुए? तो जहांगीर तरीन साहब भी इमरान खान साहब के साथ तो मैं बैठा हुआ नजर नहीं आता। हाँ, बैठ भी जाए, फोटो ऑफ भी हो जाए, हाथ मिला ले, ठीक है, आम के बाग के नीचे, दरख्त के नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन हुकूमत में बैठना एक साथ, या वो वाली बात कि जी बुज़दार साहब की चेयर यहाँ पे है और जहांगीर तरीन साहब की 7 चेयर रखी हुई है, और एग्रीकल्चर की पॉलिसीज जो है वो जहांगीर तरीन साहब की मर्जी से बन रही है या उनकी मर्जी मंशा उसमें इस्तेमाल हो रही है, वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, ये जो इतना बड़ा ग्रुप बना है और खुल्लम खुल्ला बना है, जिसका एक पैर जो है वो तहरीक इंसाफ के घर की चौखट के बाहर है और एक अंदर है, वो उसके दूसरे भी जाविये हो सकते हैं देखने के। तो दूसरा जाविया ये भी हो सकता है कि ये इकट्ठे हुए हैं या इन्हें इकट्ठा कर दिया गया है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखने वाले ये भी देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, और फिर बीएपी है, मैं और आप तो उसे बाप नहीं कहेंगे, जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो है, काफ लीग है, आगे 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 देखेंगे क्या क्या होता है। मतलब साहब, अब ये पीडीएम का जो इजलास हो रहा है, सरबराही इजलास, इससे पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए कोई मफाहमत का दरवाजा खुलेगा, या ये दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे सरबराही इजलास के बाद? नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो न सिर्फ ये कि मरियम नवाज साहिबा ने ऐसी पोजीशन ले ली है, शाहिद खाकान ने, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये पोजीशन ले ली है और उन्होंने इस चीज़ से मशरूत कर दिया। तो मशरूत सूरत हाल में एएनपी ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया कि जी हमें अब पीडीएम में जाने का कोई शौक नहीं है, और पीपल्स पार्टी ने भी आज राजा परवेज अशरफ ने ये बात कर दी है कि जी हमने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी। तो मुझे तो इस वक्त फौरी तौर पे तो नहीं लग रहा। अब एहसान इकबाल साहब उस दिन मुझे कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के जाने के बाद अब जो बाकी जमातें बची हैं, हमारे एक इंतखाबी इत्तेहाद की राह हमवार हो गई है, या 8 पार्टी अब इकट्ठे होके अगले इलेक्शन के लिए जो है ना हम जाएंगे। मसलन उसमें कौन कौन होगा? जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग, जेयूआई जीतेगी। जेयूआई को मुस्लिम लीग नून जो नशिस्त अगर दे सकती है मौलाना फजलुर रहमान या उनको, तो वो तो मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है एएनपी और जेयूआई को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत आसान नहीं होगा। मौलाना अपनी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके लिए उनके लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, अख्तर मैंगल साहब की जमात जो है वो बिल्कुल एक अलग अंदाज में सोचती है। तो पीपल्स मुस्लिम लीग नून क्या गेन करेगी पीपल्स पार्टी और एएनपी को बाहर करके, आई रियली डोंट नो, लेकिन मुझे लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून अपना नुकसान करने जा रही है। तो शहजाद चौधरी साहब, ये अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? मतलब ये अकल पे पर्दे पड़ गए हैं या कुछ और सोचा हुआ है उन्होंने कि जी हमने इनको मार्जिन नहीं देना, पंजाब के अंदर स्पेस नहीं देनी पीपल्स पार्टी को, या कोई और मामला है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी के ज़रिए वो काम हो जाए जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है, मिसाल के तौर पे बुज़दार साहब की तब्दीली? हाँ तारिक भाई, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया प्रोग्राम में, लेकिन जब मैं आया तो उस वक्त आप एक बहुत अच्छी बहस कर रहे थे जिसमें
शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का जो एक मुआजना था कि वो कैसे क्या उसके पॉसिबिलिटीज हैं या किस तरीके कहाँ बैठेगा वो, मैं उसमें थोड़ा सा इसी आपके सवाल के जवाब में ऐड करने की वजह से वो उसको थोड़ा टच करूंगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज ने पार्टी को बहुत हद तक अपने काबू में कर लिया है और उनकी पार्टी उनको अब वाकई में दिली तौर पर एक्सेप्ट करती है एज द नेचुरल लीडर ऑफ द पार्टी। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं नहीं आते ये दूसरी बात है, लेकिन इसका एक डाउनसाइड भी है इस चीज की। इसमें कोई शक नहीं कि मरियम को तमाम क्रेडिट देना चाहिए फॉर लीडिंग द पार्टी द वे शी हैज। दूसरी बात, ये क्रेडिट भी देना चाहिए कि उन्होंने बहुत हद तक अपनी पार्टी का जो बेस है उसको पकड़ के रखा। लेकिन उसका एक नुकसान होगा, शहबाज शरीफ साहब कोई इतने मामूली वो शख्सियत नहीं थे पीएमएलएन के अंदर। उनका अपना भी एक हल्का है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जो कि बहुत ही रिएक्टिव होगा पीएमएलएन की इस किस्म की एक सोच के साथ। और शायद वो जब ये शहबाज शरीफ साहब अपने आप को साइड पे कर लें, वो सियासत का हिस्सा ना रहें, अगर ये चीज ऐसे आती है सामने, तो उस सूरत में पीएमएलएन का जो मकाम है पंजाब के अंदर वो भी शायद उतना ना रहे। बाकी पार्टियां अपने लिए एक ओपन स्पेस देखें। ये जो जहांगीर तरीन साहब का जिक्र हुआ, इनका जो ग्रुप है शायद ये भी किसी तरीके से एक बड़ा प्लेयर बने, पीएमएलक्यू फिर से एक बड़ा प्लेयर बन के सामने उभरे। तो मुझे तो यूं लगता है कि इस किस्म की तब्दीलियों की वजह से पीपल्स पार्टी को छोड़िए, विद इन पंजाब बहुत सारी तब्दीलियां होने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। ठीक, तो ये लगता है इस एक बड़ी खेल के पीछे, जिसमें कि पीएमएलएन अपनी मुस्तकबिल की लीडरशिप को इस्टेब्लिश तो करना चाहती है, उसको पक्का करना चाहती है, और वो इतनी जिस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है मरियम साहिबा की, और जितने शद्दोमत के साथ वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना चाहती हैं एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, मुझे लगता है कि पीएमएलएन को नुकसान पहुंचेगा। गो कि अभी भी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आज उनकी पोजीशन एज अ कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर अपनी डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़हर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब और शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन मेहमानों का शुक्रिया। मगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध के वज़ीर आबपाशी मोहतरम जनाब सुहेल अनवर सयाल साहब। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, सिंध का मुकदमा उन्होंने पेश किया कि सिंध को पानी की तकसीम के हवाले से जो शिकायत हैं आज इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सुहेल सयाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इमरान खान साहब से मुलाकात, कोई फ्रूटफुल मुलाकात हुई, कोई ग्रीवेंसेस आपके दूर हुए, शिकायत का इजाला हुआ, या सिर्फ मीटिंग बराए मीटिंग? थैंक यू वेरी मच हाफिज़ साहब, आपने मुझे सिंध का केस लड़ने के लिए यहाँ पे टाइम दिया। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई गवर्नमेंट जैसे दूसरे मुआशत में दूसरे हर मैदान में फेल हो चुकी है, एग्रीकल्चर में भी इसी तरीके से पूरी कोशिश से कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें फेल करना है इसको। सिंध का डे वन से मौक़िफ़ है कि वाटर अकॉर्ड पे सिंध को पहले प्रॉब्लम था, वो एडमिट नहीं करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि भाई चलो वो वाटर अकॉर्ड ही सही जो है उस पर तो इम्प्लीमेंट करवाएं। ठीक, हाफिज़ साहब, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एक आइनी हैसियत में, मिनिस्टर एक आइन में लिखा हुआ है। इरसा इसी तरीके से वाटर अकॉर्ड 1991 के तहत वजूद में आई। अब उस वजूद में उसकी टीआर भी लिखे हुए थे कि वो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी, अपनी तरफ से कोई फार्मूला नहीं बनाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यूसली अपनी तर्ज पे एक फार्मूला के ऊपर फार्मूला देती है, जो हम हमेशा कहते रहते हैं। ये एक्चुअल, अगर आपकी कैमरा दिखा सके तो ये एक्चुअल रिकॉर्ड भी है और 3 टियर फार्मूला भी है। आप देखें लाल निशान जो है, इसको जरा फोकस कर देंगे ताकि सूरत हाल जो है ना, सिर्फ हर जगह पे तीनों सूबों पे प्लस प्लस है 3 टियर में, सिर्फ सिंध के साथ जो है ना वो माइनस है। मैंने आज केस ये प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने उठाया। पहले तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी कहा कि 15 मई से मैंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कंटिन्यूसली आपको कहा कि आप इंटरवीन करें क्योंकि फेडरेशन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है।
यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस पानी के मसले के हवाले से नावाकिफ थे कि कोई मामला है? उन्होंने कहा कि कल मुझे किसी ने बताया, कल परसों के सूबों में आपस में इशू चल रहा है, आप सोचें सीरियसनेस का अंदाज़ा कि सिंध सूबा, वहाँ पे थर, बदीन, ठट्टो, सिजावल, कराची, प्यासे, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज के लिए लोग प्यासे, कल भी बदीन गए तो वहाँ पे कंप्लेंट चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब को परसों पता चला कि पानी का इशू भी है मुल्क में। फिर मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू ये करें वाटर अकार्ड, उन्होंने कहा कि वे फॉरवर्ड क्या है? मैंने कहा वे फॉरवर्ड ये कि जो अटॉर्नी जनरल की 2019 में जो अपना रिपोर्ट पड़ी है CCI में, उसके मुताबिक आप फैसला करें। ठीक, कहा उसको मैं डिस्कस करता हूं। मैंने कहा ये जो अभी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे सिंध के साथ ज्यादती हो रही है 3 टियर फार्मूला के तहत, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए तो फिर मैंने कहा वो इशू जो है, हम तो कोई गलत बात तो नहीं करें। मैं नहीं चाहता कि पंजाब का पानी दे मुझे, मैं नहीं चाहता कि बलूचिस्तान का दे, वो भी मेरे भाई, पंजाब वाले भाई है मेरे, बलूचिस्तान वाले भाई है मेरे, KP वाले भी भाई हैं। हमें सिर्फ हमारे हक का पानी दे। कोई हल निकला इस मीटिंग का? कोई हल नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई हल नहीं। ये सिर्फ उन्होंने कहा 2 पोर्शन में कि इंस्पेक्टर्स जो हैं वो तायन किए जाएंगे वो बैराजेस पे। वो जो 24 तारीख को प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध ने कंसेंट नेशनल असेंबली में दे चुके हैं। ठीक, आज उसकी दूसरी मीटिंग थी, 31 को तीसरी मीटिंग है TR बनाने के लिए कि मॉडलिटीज क्या होंगी। ऑलरेडी वो फैसला हम पहले अपने बलबूते पे वो कर चुके हैं। आज कोई ऐसी चीज डिस्कस वहां पे नहीं हुई। कंटिन्यूसली हम कह रहे थे कि ये सिंध का जो इशू है वो आप हल वज़ीर करें। आज़म ने फैसला नहीं किया या अवॉइड किया कोई फैसला करने से? वो अच्छा, बड़ी एक TP लिंक कैनाल मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसाइड हुआ है कि ये नहीं खोलेंगे। ठीक, आज PTI पंजाब ने कहा कि नहीं, हम उसको बंद नहीं करेंगे। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर भी एक्शन नहीं लिया कि भाई 3 खामोश सूबे कह रहे हैं कि नहीं खोले, एक सूबा कह रहा है खोलो, तो वो कहे ना कि भाई मेजॉरिटी जो है उसको तो अहलियत दो, उस पर भी फैसला। उस पे। असद उमर साहब और ये PTI के लोग कहते हैं आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, असबियत फैला रहे हैं इस मामले के ऊपर, सिंध के साथ ज्यादती नहीं हो रही, आपको 4% कम पानी मिल रहा है, पंजाब को तो 16% कम पानी मिल रहा है। मैंने पूरी डेटा के साथ 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं अब भी आज भी इनके साथ इस बात पे बैठने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ डेटा शेयर करें। आज भी पंजाब सिर्फ यानी 9% शॉर्टेज अफोर्ड कर रहा है, शॉर्टेज ले रहा है, जबकि सिंध जो है वो कोटली बैराज से नीचे मोर देन 58% शॉर्टेज। 58% शॉर्टेज है कोटली सिंध बैराज पे आज के दिन 58% जो है शॉर्टेज है। और ये मैं आपके साथ आपको मुकम्मल ये डेटा दे के जा रहा हूँ, आप इनको भले दें। मैं ओपन फोरम छोड़ता हूँ कि ये आके मुझे ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ ये इसको साबित कर दें। प्राइम मिनिस्टर को भी गलत तादाद शुमार दिए जा रहे हैं पानी के हवाले से, जो इरसा दे रहा है या कोई और चीज़ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को कंटिन्यूसली मैं कह रहा था कि वाटर अकार्ड के तहत चले ना, आप आइन के बाहर तो नहीं जा सकते ना। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी कंसेंसस बनाए, मैं कह रहा हूं कि ठीक है कंसेंसस के साथ चारों सूबे जिसपे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है उस पर तो इम्प्लीमेंट करवाएं। ठीक, तो ये कथा 17 मई से जो चश्मा डाउन स्ट्रीम था उसमें जो है ना वो 5000 क्यूसिक बढ़ा दिया है पानी, पहले था कोई डेड लेवल पे पहुंच गया था बिटवीन 27 अप्रैल से 5 मई तक। उसके बाद कुछ बेहतर हुई है सूरत हाल? देखिए पानी की जो सूरत हाल दिन ब दिन ये गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक, कल भी इरसा ने एक वाटर एडवाइजरी सूबों को जारी की है कि आने वाले दिनों में पानी की और शॉर्टेज होगी। रन ऑफ रिवर चल रहा है अब, यानी डैम्स की सूरत हाल कल से रन ऑफ रिवर चलेगा, यानी कोई डैम में पानी नहीं देंगे, एज इट इज जाएगा। यानी ये जो यहाँ पे रिजर्वायर थे, जो डैम्स थे, तरबेला पे इनको T3 T4 पे टाइमली जब सीजन ऑफ था तब इनको काम करना था ताकि पानी स्टोरेज करते। पानी स्टोरेज इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम सफर कर रहे हैं। लास्ट ईयर पानी अच्छा था तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सके, नहीं तो इस वक्त हम लास्ट ईयर का कोई पानी ले सकते। अगर पानी की यही कमी रही तो सिंध में क्या तबाही होगी? आप सोच लें कि GDP जो है वो 23% जो है एग्रीकल्चर में सिंध उसको शेयर देती है। आज मुझे 1 जून से मजीद जो अभी एग्जिस्टिंग जो अभी पानी का सिस्टम चल रहा है, मजीद उसमें 10,000 क्यूसिक चाहिए
राइट बैंक मेरे नारा केनाल, दादू केनाल, राइस केनाल, NWC, उनको चलाने के लिए मुझे 10,000 क्यूसिक मजीद चाहिए। ठीक। ये कहाँ से आएगा सिस्टम? सुहेल साहब, आखिरी बात यह है कि आपके खिलाफ नैब के केसेस भी शुरू हो गए हैं, क्या कोई लिंक है इसके साथ, इस बात के साथ? देखें, कल लिंक तो मैं इस तरीके से कहूँगा कि कल हाफिज साहब, जिस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग का मैसेज आया, उसी वक्त ही किसी सहाफ़ी ने, प्रेस के दोस्तों ने प्रेस रिलीज भी नेब की जारी कर दी कि मुझे ये समझ, मैंने 2 महीने पहले चेयरमैन नेब को अपील की थी कि आप मुझे भी बुलाएं, DG नेब सखर को भी बुलाएं। अगर मेरे ऊपर साबित हो जाए कि जो मेरे ऊपर केस बनाया जा रहा है, तो मैं हर चीज़ एडमिट करता हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकली मेरे ऊपर केस डाला जा रहा है, जिसकी मैं हर जगह पे कह रहा हूँ, नेब, चेयरमैन नेब को कह रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं कह रहा, चेयरमैन नेब को कह रहा हूँ, मुझे बुला के सुने तो सही। वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उल्टा कल ये मुझे प्रेस रिलीज जारी हुई है कि मेरे ऊपर रेफरेंस जो है, अच्छा रेफरेंस भी वो मेरे और मेरे वालिद साहब के ऊपर, जो मेरे वालिद साहब की इंक्वायरी इनिशिएट होने से पहले 2019 अप्रैल में इन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की है। 6 महीने पहले मेरे वालिद साहब इस दुनिया से इंतकाल कर चुके। आप समझते हैं कि इसका कोई आपस में को रिलेशन है इस मामले का? आपके एक्टिव हुए हैं, उधर से नैब भी एक्टिव हुए? मैं कहता हूं कि नियाजी नेब गठजोड़ जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं, क्लियर है कि 3-4 दिन से 15 तारीख से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हूं, और मुझे नेब के आ गया है कि प्रेम नामा आ गया है, लव लेटर आ गया है क्या, लेकिन ऐसे 20,000 केस मेरे ऊपर डाल दें। ये नहीं हो सकता कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वर्कर और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सिपाही किसी केसेस से डर के मुझे जेल में डाल दें, लेकिन हक की बात करता रहूँगा। सुहेल अनवर सयाल साहब, बहुत शुक्रिया। सिंध के वज़ीर आबपाशी सुहेल सयाल साहब का आपने मौक़िफ़ सुना। इस मामले के हवाले से फ़र्दर भी इनसे बातचीत होती रहेगी। तमाम मेहमानों का जो आज के प्रोग्राम में शरीक थे, शुक्रिया, और इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।